दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 13 अप्रैल 2020 और अपनी सुबह की इस वीडियो में परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हालांकि अभी परीक्षाओं से जुड़ी कोई खबर नहीं आ पा रही है, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं। 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके द्वारा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसे दिन। उसी के याद में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल को मनाते हैं। अब इसकी क्या स्टोरी थी आगे पीछे की, उस पर थोड़ा अगर चर्चा करें। जलियांवाला बाग पहली बात तो कहाँ पर है आपको बता देना चाहता हूँ। पंजाब में अमृतसर के पास जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के थोड़ी ही दूर ये जगह है जलियांवाला बाग। दरअसल जल्दी नामक एक व्यक्ति की ये ज़मीन हुआ करती थी कभी, उसी के नाम पे इसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा है। तो बैसाखी का पर्व बहुत ही ज़्यादा वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, रबी की फसल कटाई होती है उसके बाद, लेकिन पंजाब में इसका ज़्यादा महत्व है क्योंकि 13 अप्रैल को ही जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए और ज़्यादा महत्व का है 13 अप्रैल का दिन। तो इसी दिन लोग इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। और रॉलेट एक्ट विरोध क्या था, अगर इसके बारे में जानना हो तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे। दरअसल 1915 के आसपास पंजाब और हरियाणा के उस क्षेत्र में और कुछ अन्य स्थान पे जैसे बंगाल हो गया, तो यहाँ ब्रिटिशर्स का बहुत भारी विरोध चल रहा था, बहुत भारी विरोध चल रहा था। इसीलिए भारतीय प्रतिरक्षा विधान बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसमें अंग्रेज़ों के का जो विरोध हो रहा था उस विरोध को बहुत ही बुरी तरह कुचला गया। लोगों को मारा पीटा गया, कई लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। तो काफ़ी जो है यह वृहत रूप से चला, ठीक है, अभियान जो है अंग्रेज़ों का, और इन्होंने इसको कड़ाई से दबा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनी। वो कमेटी किस लिए बनी थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल वो कमेटी बनी थी, इस बात की जानकारी मिली थी ब्रिटिशर्स को कि इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। कुछ विदेशी जो देश हैं जो अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं वो इसमें फंडिंग कर रहे हैं। तो उसी की दरअसल ये जांच के लिए रॉलेट के अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनी थी। उसी के अनुशंसा पर रॉलेट एक्ट लाया गया। ये रॉलेट एक्ट दरअसल भारत प्रतिरक्षा विधान का ही एक प्रकार से विस्तार था। इसमें बहुत सारी पावर ब्रिटिश जो पुलिस थी उसको मिल गई, सरकार को मिल गई। इसमें प्रेस को सेंसरशिप कभी भी किसी कारण से बिना कारण बताए लगाई जा सकती थी, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो बिना वकील बिना दलील, इसी को कहा जाता था कानून। तो एक काला कानून था। इस काले कानून के विरोध में ही गांधी जी, और चूंकि गांधी जी कुछ ही समय पहले आए थे, 1917 में 18 में कुछ आंदोलन भी उनके सफल हुए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो इन्होंने जो है आंदोलन इसके अगेंस्ट करने का आह्वान किया। तो इसका विरोध चलने लगा। जब विरोध चलने लगा तो इस विरोध को दबाने के लिए फिर ब्रिटिश सरकार ने कड़े कदम उठाए, तो लोग और आक्रोशित हो गए। इस आक्रोश में ही लोग लगभग 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश सरकार को दरअसल एक अंदेशा हो गया था इस विरोध से कि कहीं 1857 जैसी कोई क्रांति न हो जाए, ठीक है। 1857 क्रांति तो कैसे वैसे दबा दी गई थी, लेकिन अगर वैसी क्रांति हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वो क्रांति न हो पाई, इसलिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इसको बुरी तरह कुचलना, किसी भी तरह येन केन प्रकार कुचलना चाहती थी। इसमें एक और घटना घटित हुई थी 2 दिन पहले, अर्थात 3 दिन पहले, 10 अप्रैल 1919 को। उस दिन हुआ क्या था कि दरअसल 2 नेता इसके गिरफ्तार कर लिए गए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दे दी गई थी।
गिरफ्तार नेताओं की रिहाई के लिए जनता ने अमृतसर के उप कमिश्नर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया और इनकी रिहाई की मांग की 10 अप्रैल 1919 को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, निहत्थे जो व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे उन पर गोली चला दी गई। जब जनता पर गोली चली तो बाकी जनता विद्रोह पर उतर आई, आक्रोशित हो गई। उन्होंने बैंक, सरकारी भवन और काफ़ी जगह आगजनी की, हिंसा की। इसमें 5-6 यूरोपी मारे गए। जब यूरोपी मारे गए तो उन्होंने बदला लिया। ब्रिटिशर्स ने जहाँ तहाँ, उस समय ऐसा था, कहा जाता है, जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी थे, काफ़ी समय तक जीवित रहे, उनका कहना था कि ऐसे ही राह चलते लोगों को गोली मार दी गई। ठीक है, तो इससे 20, 25, 30 लोग मरे रिकॉर्ड में, जो है सरकारी रिकॉर्ड में। बाकी तो जो वास्तविकता रही होगी अलग ही रही होगी। फिर जो भारतीय नागरिक थे वो पुनः जो है गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। उन्होंने फिर यूरोपियों को मारना शुरू कर दिया। तो इस तरह से 5-6 यूरोपी इन्होंने भी मार गिराए। अब क्या हुआ, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मार्शल लॉ लागू हो गया। पंजाब के तमाम क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू हो गया। फिर 13 अप्रैल 1919 को हमने बताया कि यहाँ पर कुछ नेता भाषण देने वाले थे जलियांवाला बाग में, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी उस दिन। कुछ लोग तो भाषण, मतलब कि विरोध के लिए तो इकट्ठा हुए ही थे, लेकिन चूंकि बैसाख पर्व होता है तो काफ़ी लोग, मेले वगैरह लगते हैं, तो इसलिए भी इकट्ठा हो गए थे, जमा हो गए थे एक जगह। अचानक क्या होता है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ प्रवेश करता है और बिना सावधान किए लोगों पर, जो निहत्थे लोग थे, उन पर गोली चला देता है। यह इतनी बीभत्स घटना थी दोस्तों कि वहाँ पर दरअसल एक सकरा रास्ता था। उस सकरे रास्ते से ही निकलने का रास्ता था और कोई रास्ता था नहीं, तो लोग भाग नहीं पाए क्योंकि सकरे रास्ते पे वो ब्रिटिश सेना वहाँ से गोली चला रही थी। और इससे क्या हुआ, लगभग जो सरकारी रिकॉर्ड है भारत के, जो राजपत्र में है, इन सब के अनुसार तो 500-600 लोग मरे थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने बताया था कि लगभग 1300 लोगों की मृत्यु हुई थी, 1300 लोग शहीद हुए थे उसमें। अन्य लोगों के द्वारा 1500-1600 लोग मारे गए थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय, डॉक्टर, उनका नाम था स्मिथ। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ, उनके अनुसार 1800 से अधिक लाशें उन्होंने देखी थी। वहाँ पर एक कुआं था दोस्तों, उस कुएं में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, लेकिन वो कुआं बहुत जल्द देखते ही देखते शवों से पट गया था। लगभग 400 के करीब जो है जो लाशें थीं उस कुएं से ही निकाली गई थी। आज भी अगर आप अमृतसर जाइए, यहाँ पर जलियांवाला बाग में, तो गोलियों का जो है निशान आपको आज भी देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है कि जनरल रेजिनाल्ड डायर थोड़ा सा घबराता है, चूँकि इतना बड़ा कांड किया था इसने, तो ये तुरंत मुख्यालय पहुंच जाता है। मुख्यालय में ये अपने ऊपर के अधिकारियों को, और इसके ऊपर के अधिकारी का नाम भी दुर्भाग्य से डायर ही था, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर उसका नाम था, माइकल ओ डायर वो था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो उसको इसने कारण जो बताया, तो कारण इसने बताया कि वो जनता थी इसको मारने के लिए दौड़ गई थी, इसको मारना चाहती थी, इसको उड़ाना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी, जो भी उसने सफाई दी, इसलिए उसको गोली चलानी पड़ी। तो माइकल ओ डायर ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हारे इस निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। ये इतनी विभत्स घटना थी कि धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। इस घटना की पूरे विश्व में निंदा हुई। इस निंदा के कारण ही ब्रिटिश सरकार को लीपापोती के लिए हंटर कमीशन का गठन करना पड़ा। विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन गठित हुआ। इस हंटर कमीशन के सामने भी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ये स्वीकार किया कि उसने निहत्थे जो जनता थी उस पर जानबूझकर गोली चलवाई, और वह तोप से उनको उड़वाना चाहता था, लेकिन उस सकरा रास्ता था, तोप वहाँ जा नहीं पाई, अन्यथा वो उनको तोप से उड़वा देता है। इसके बाद क्या होता है, उसका डिमोशन कर दिया जाता है, उसको अक्री सूची में डाल दिया जाता है और भारत में उसकी नियुक्ति न करने का निर्णय लिया जाता है। जब वो ब्रिटेन जाता है तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बात जाती है, वहाँ पर इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है।
एक वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो तो इसको फांसी तक देने की बात करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लेकिन इसको प्रशस्ति पत्र, इसकी प्रशंसा की थी, याद रखिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स ने निंदा प्रस्ताव, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशस्ति पत्र। लेकिन चूंकि विश्व का वैश्विक दबाव था, विभत्स घटना थी और ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश था, इसलिए सरकार ने अंततः निंदा प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद क्या होता है कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। 1927 में इसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर भगत सिंह और अन्य जो लोग थे जो बदला लेना चाहते थे इससे, इसकी मृत्यु के बाद बदला लेने की जो भावना थी वो तो कायम रही ब्रिटिश सरकार से, लेकिन जो डायर से व्यक्तिगत रूप से बदला लेने की जो भावना थी वो एक प्रकार से यहीं से इसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। लेकिन चूंकि एक और डायर था इसमें सम्मिलित, ठीक है, उसका भी नाम फैल चुका था, तो उसको मारने के लिए फिर प्लान बना और ऊधम सिंह ने अंततः सफलता पाई 13 जुलाई 1940 को। 13 जुलाई 1940 को लंदन में ही कैक्सटन हॉल में ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गोली मार करके। बाद में 31 जुलाई को इनको फांसी दे दी गई ऊधम सिंह को। इनके नाम के सम्मान में ऊधम सिंह के ऊधम नगर, ये उत्तराखंड में वर्तमान में है, पहले नैनीताल जिले में पड़ता था, लेकिन अभी इसको अलग जिला बना दिया गया है, ऊधम नगर, इन्हीं के नाम पर वो पड़ा है। एक बात और है, हंटर कमीशन के अलावा कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। तो ये थी पूरी घटना। 1919 में इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई, जो सॉरी इसकी जो है 1919 में, चूँकि ये घटना गई थी 2019 में शताब्दी वर्ष इसका मनाया गया और भारतीय संसद के द्वारा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 ये पारित किया गया। ये विधेयक क्या था, 1951 में जो इसी प्रकार का एक विधेयक था उसमें संशोधन किया गया। दरअसल 1921 में कांग्रेस ने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय ट्रस्ट। इसमें नियम यह था कि कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति जो है इस ट्रस्ट का मालिक होगा, इस ट्रस्ट का मुखिया होगा, ठीक है। सदस्य भी सीमित थे, ठीक है, एक प्रकार से वंशानुगत थे या फिर निश्चित व्यक्ति ही होता था, वो कांग्रेस के ऊपर सब कुछ था। तो अब क्या हुआ कि ये विधेयक बना करके अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि इसमें कोई विशेष व्यक्ति ट्रस्ट का मालिक नहीं होगा, इसमें लोकसभा का जो विपक्ष में नेता होगा उसको या फिर जो वरिष्ठ नेता होगा उसको बनाया जाएगा ट्रस्ट का मुखिया, और शहीद जो परिजन थे, शहीदों के जो परिजन हैं, उनको भी इस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। ये नए नियम जोड़े गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। आप भी एक बार आंख बंद करके उन शहीदों को ज़रूर श्रद्धांजलि दीजिए और उनको नमन करिए, क्योंकि एक बहुत न सिर्फ ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी ब्रिटिश सरकार के लिए भी, क्योंकि उसके बाद से आज तक अगर इस घटना का जिक्र होता है तो वो खुद हाल ही में जब डेविड कैमरून आए थे 2013 में शायद आए थे, तो उन्होंने भी इसमें जो है इसको लिखा था कि ब्रिटिश राज की सबसे शर्मनाक घटना, इसको इन्होंने लिखा था इसमें विजिटिंग पत्र में, तो विजिटिंग लेटर था उसमें उन्होंने लिखा था। और इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट किया और ज़्यादा लोग आक्रोशित हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति। कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हो गई ब्रिटिश राज के पतन की। क्राकाटोआ ज्वालामुखी, दोस्तों क्राकाटोआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, बहुत भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट 2018 में जो एक विस्फोट हुआ था उसके बाद का सबसे मजबूत विस्फोट है। दरअसल क्राकाटोआ जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी, क्योंकि इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी तो कालीमंतन बन गया है जो कि बोर्नियो द्वीप पे स्थित है, तो अभी क्राकाटोआ जकार्ता जो है राजधानी नहीं रही इंडोनेशिया की, लेकिन जकार्ता से 150 किलोमीटर दूर ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। और आपको बता दूं कि 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ था उससे 36,000 लोगों की जान चली गई थी, इसीलिए इसको
दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घटना मानी जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट घटना सबसे खतरनाक मानी जाती है ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी में, जो 1883 में घटित हुई थी। फोर्ब्स अरबपतियों की 34वीं सूची जारी हुई है, ये परीक्षा में पूछता है, आम है प्रश्न। तो जो जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं और सीईओ हैं, इनको ये इस बार फिर से, पिछली बार भी ये नंबर 1 थे, इस बार भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पे बिल गेट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और सीईओ सीईओ पद पर तो अभी इस समय सत्या नडेला हैं, बिल गेट्स नहीं हैं। काफ़ी पहले ही इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब ये सन्यासी जीवन बिता रहे हैं, काफ़ी दान दक्षिणा दे रहे हैं, काफ़ी इनका ट्रस्ट भी है जो सेवा प्रदान करता है पूरे विश्व में। ठीक है, एड्स के प्रति बड़ा अभियान इनका है। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन है जो विश्व भर में काम कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से। तो अभी तो सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसी का है, माइक्रोसॉफ्ट का ही सबसे ज़्यादा फेमस है वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।